ओडिशा में साइक्लोन यास का तांडव, तेज हवाओं के साथ बारिश। ओडिशा के भद्रक और बालासोर में केंद्र यास ने बढ़ाई मुश्किल। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 513 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। आईएमए के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अकेले 103 डॉक्टरों की मौत। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली की सीमाओं पर कर रहे हैं किसान आंदोलन। आज काले दिवस के रूप में मना रहे हैं किसान इस दिन। दिल्ली से बवाना गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। सुशील कुमार के सागर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप। सागर हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। दरअसल माध्यमिक शिक्षक संघ की एक वर्चुअल बैठक हुई है और इस बैठक में 30 मई को दोबारा वर्चुअल बैठक होगी। आपको बता दें कि चुनाव में ड्यूटी के दौरान कई शिक्षकों की मौत हो चुकी है। शिक्षकों के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर माध्यमिक शिक्षक संघ की वर्चुअल बैठक को लेकर एक बार फिर ऐलान किया गया है कि 30 मई को दोबारा वर्चुअल बैठक इस मसले पर होगी। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कई शिक्षकों की मौत हो चुकी है और पीड़ित शिक्षकों के परिजन बार बार 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। तो यूपी से ये बड़ी खबर एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद माध्यमिक शिक्षक संघ की वर्चुअल बैठक के बाबत 30 मई को होगी वर्चुअल बैठक। चुनाव में ड्यूटी के दौरान कई शिक्षकों की मौत हो चुकी है। परिजन इस बाबत डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। तो माध्यमिक शिक्षक संघ की वर्चुअल बैठक के बाबत ये बड़ी खबर। वर्चुअल बैठक इस संबंध में 30 मई को होनी है। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद। चुनाव में ड्यूटी के दौरान जिन शिक्षकों की मौत हुई है उनके परिजनों ने बार बार ये गुहार लगाई है कि उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है और दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। वहीं किसान आज काला दिवस भी मना रहे हैं। इस दौरान किसान घरों पर काले झंडे लगा रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार का पुतला जलाकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज काला दिवस मनाने का फैसला लिया। किसानों की मांग है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश भर में विरोधी काले झंडे लेकर सरकार का विरोध करेंगे। ये बिल्कुल अंधी और बहरी तो हो रही थी। ये बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है सरकार। हम इस चीज़ का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज कितने बजे से शुरू होगा? 9 बजे के बाद में। 9 बजे के बाद से क्या करेंगे आप लोग? क्या काले झंडे लगाएंगे? काले झंडे लगाएंगे। काले झंडे अपने ट्रैक्टर पे भी, अपने खेत में भी, घर पे भी, पूरे देश भर में जो जहाँ पर है हर चौराहे पे इकट्ठे हो गए और पुतले फूकेंगे सरकार को। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम जिला बरेली से आए हुए हैं जी। आज ही आए हैं? अभी आए हैं। क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह है जी।
तो क्या ये काला दिवस है इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं हिस्सा हाँ, लेने के लिए या इसी कैसे? रूटीन में भी आते रहते हैं। मेन आज ये भी था, काले दिवस के लिए भी आए। ये बताइए, अभी कोरोना काल है, ऐसी महामारी फैली हुई है, ऐसे में इधर उधर आना, इसके लिए कोई डर नहीं है आप लोगों को? मैडम, हम कोई खुशी से नहीं आ रहे। ये तो सरकार की हठधर्मी है। अगर वो कहते हम एक दिन भी यहाँ नहीं रुका, वो आज के वापस ले लिया, तो हमें उनसे अलग से थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो आपने गलत कानून किए वापस ले लियो हम अपने। ये तो सरकार की हठधर्मी है। अगर वो कहते हम एक दिन भी यहाँ नहीं रुका, वो आज के वापस ले लिया, तो हमें उनसे अलग से थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो आपने गलत कानून किए वापस ले लियो, हम अपने घर चले जाओगे। उनके लिए फ़ायदा, हमारे लिए फ़ायदा। तो हम थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट हमें ज़बरदस्ती बिठा रखे हमें यहाँ। जो हमारा नेतृत्व है उसने कहा कि यहाँ इकट्ठे नहीं होना, लेकिन रूटीन में हम आए हैं। हमने लोगों को रोक रखा, सब वहीं रुके हुए हैं। मैं वहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ से कोई नहीं आ रहा, और सब लोग वहीं पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, गांव लेवल पे, खेत लेवल पे, और जैसे भी 2-4 जहाँ भी अपने घर पे हैं वहाँ। और इस वक्त रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर, लखनऊ में यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इस तूफान का केंद्र बताया जा रहा है, जहां पर तेज आंधी और गर्जना के साथ बारिश हो रही है। आपको बता दें कि 26 से 28 मई के बीच आंधी और बारिश होने के आसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जताए गए हैं। तो लखनऊ में यास तूफान को लेकर पूर्वी यूपी में अलर्ट घोषित किया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल तूफान का केंद्र बताया गया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। तेज आंधी और गर्जना के साथ हो सकती है बारिश। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये अलर्ट घोषित किया है पश्चिमी यूपी में, और लोगों को सचेत किया है इस बात को लेकर कि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में यास तूफान की दस्तक दी जा चुकी है, यास तूफान के कहर से निपटने के लिए तमाम लोग तैयार हैं, तैनात हैं, और सेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक मुस्तैद हैं। उसी के मद्देनजर अब यूपी में भी योगी सरकार और मौसम विभाग ने इस बात के आदेश जारी किए हैं कि जितना जल्द हो सके तूफान को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए। आज वैशाख पूर्णिमा है, यानी आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। 100 साल में कोरोना जैसी महामारी नहीं आई। सारे देश मिलकर इससे आज लड़ रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार है। पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट के दौरान डॉक्टर जान गंवा रहे हैं। हमें वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर गर्व है। It is also a day to reflect on the noble ideals and sacrifices he made for the betterment of our planet. Friends, last year also I had addressed a Vesak Day program. That program was dedicated to all frontline workers leading humanity's fight against the COVID-19 pandemic. A year later, we are seeing a mix of continuity and change. The COVID-19 pandemic had not left us. कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने के फैसले के खिलाफ करीब 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखा है। मंगलवार को लिखे अपने पत्र में छात्रों ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान स्कूल में बुलाकर परीक्षा लिया जाना बेहतर फैसला नहीं है, इसलिए इस फैसले को खारिज किया जाए। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से छात्रों के आंकलन का वैकल्पिक रास्ता ढूंढने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में बोर्ड परीक्षाएं कराने पर फैसला हुआ है। हालांकि सरकार ने सभी राज्यों से सुझावों पर एक पूरी विस्तृत सूची मांगी है। सूत्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक
30 मई को सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की तिथियों और उसके प्रारूप के बारे में घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को सीबीएसई ने कहा था कि कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। बोर्ड ने कहा था कि बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में अगली सूचना छात्रों को 1 जून तक दी जाएगी। ज्यादातर राज्य कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने के पक्ष में हैं। कुछ राज्य चाहते हैं कि छात्रों और शिक्षकों को टीका लगाने के बाद ही परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बुधवार को काला दिवस मना रहे हैं, यानी आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों ने काली पट्टी बांधकर और सिर पर काले रंग की पगड़ी पहनकर विरोध का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी से काला झंडा लहराकर यह दिन मनाने की अपील की। किसान संगठनों ने साफ किया कि यह विरोध प्रदर्शन हिंसक नहीं होगा। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस पूरे अलर्ट पर है। पुलिस की ओर से संवेदनशील इलाकों में सख्ती की गई है तो कई जगह 3 लेयर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के काला दिवस मनाए जाने का समर्थन किया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने किसानों के बुधवार को प्रस्तावित मार्च पर गौर करने से इनकार किया था। विरोध है सरकार से, क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि इन्होंने तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। कितने बजे से ये आप लोग शुरू कर देंगे और कितने बजे तक चलेगा ये तो चलता ही रहेगा। अभी शुरू हो जाएगा 9-10 बजे से शुरू हो जाएगा और ठीक ही है। और सरकार का पुतला फूंकेंगे 10 साढ़े 10 बजे से 11 बजे, और पुतला फूंक के फिर ये चलता रहेगा, फिर अपना मंच चलेगा। कितने बजे तक फिर भी कोई कार्यक्रम, जैसे आपने कल कहा था कि ये तो शाम तक ही झंडे तो लगे रहेंगे। ये क्या उतारते, जो झंडे लग गए अपना लगे रहेंगे। तो शांतिपूर्वक सारी चीजें हो, शांतिपूर्ण तरीके से। और कोरोना को लेकर क्या? यूपी के मथुरा में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची से एक युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मासूम को मेडिकल जांच के लिए भेजा और आगे की तफ्तीश शुरू की। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। इस संबंध में तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शीघ्र ही साथ संकलन करते हुए कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पलवल में मुनकटी थाना क्षेत्र से 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर रेप किया गया और रेप के बाद गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी मृत बच्ची के शव को पेट से बांधकर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर जगह जगह दबिश दी जा रही है। गुम होने के संबंध में बच्ची गुम हो गई है, जिसमें तत्परता पर मामले को लेते हुए अभियोग अंकित किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस अपनी तत्परता से जांच में जुटी। टीमें तैयार की गई। श्री दीपक गहलावत एसएसपी पलवल के मार्गदर्शन के आदेश अनुसार डीएसपी श्री दिनेश यादव जी के साथ मिलकर उनके आदेश अनुसार सारी टीमें अपने अपने दिए गए जो भी उनका व्यूज़ थे उनके आधार पे सर्चिंग शुरू की गई। सर्चिंग के दौरान उसके उपरांत सर्चिंग के दौरान तफ्तीश कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जिनके आधार पर पर्दाफाश हुआ कि एक युवक है एमपी का रहने वाला आनंद नाम का, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है कि बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी गई है। जिसके संबंध में तत्परता पर लेते हुए मामला बहुत संगीन है और पुलिस की टीम में अपने कार्य को करते हुए सबको बरामद कर लिया गया है।
और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, इसके सर उसके कितने मरीज है, टोटल नंबर अभी तक कितना है? देखिए 23 तारीख को लगभग 200 से ज़्यादा केस एक दिन में आए थे। कुल मिलाकर 600 के करीब केसेस दिल्ली में अभी तक आ चुके हैं। उसमें दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं। 2 दिन से थोड़े केसेस 23 तारीख के मुकाबले 24 और 25 को जो केसेस आए हैं वो 100 से नीचे हैं प्रतिदिन, परंतु उससे पहले 200 से ज़्यादा आ रहे थे। सर कल कितने आकर एक दिन का नंबर? एक दिन का नंबर लगभग 70 के करीब, उसमें से मतलब 1/3 दिल्ली के, 2/3 दिल्ली के, 1/3 बाहर के। सर दवाई की बहुत किल्लत है। देखिए ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा एलोकेट करती है और उस कोटे के हिसाब से दिल्ली को जो कोटा मिल रहा है वो दिल्ली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है और उसकी दवाई की बहुत बड़ी किल्लत है। हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंजेक्शन दिए। एक पेशेंट को 6 लगते हैं, तो हमारे को जैसे कल 370 मिले या 400 मिले, तो 400 में से तो कितने लोगों को लग पाएगा? 50, 60, 70 लोगों को लग पाएगा। 600 पेशेंट एडमिटेड हैं ऑलरेडी। सर क्या फिर इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? कारण 3 हॉस्पिटल तो बना दिए हैं जहाँ पे इनका इलाज नहीं, देखिए इलाज कर रहे हैं, सर्जरीज भी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे अस्पतालों के अंदर पेशेंट एडमिट है, प्राइवेट के अंदर भी, सरकारी के अंदर भी। समस्या बस ये जो इंजेक्शन है इसकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। ऐसी एक मिसाल पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला निवासी दीप मथारू ने पेश की है, जो पेशे से बढ़ई का काम करते हैं और सोशल मीडिया को भी अपना काम का जरिया बना चुके हैं। दीप मथारू सोशल मीडिया पर अपनी बहन के साथ वीडियो अपलोड करते थे और माँ बाप के साथ बहन की शादी के वीडियो अपलोड करते हैं। इस दौरान दीप मथारू ने कहा कि पहले तो घर में इतनी गरीबी थी कि खाना ही मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया से उनका इतना प्यार हो गया और सोशल मीडिया ने फिर बाद में उनका इतना प्रचार किया कि पूरा परिवार सोशल मीडिया से जुड़ गया। पहले तो वो सिर्फ अपना वीडियो बनाता था और फिर अपनी बहन के वीडियो बनाता था। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਟ ਥਾਟ ਆਉਣੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਨੇਊ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ 100-150 ਰੁਪਈਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ जाना, खंड भी मुक जानी। तरले अंदर वड़ के लून लाना भी खा के गुजारा किया, ऐसी गल नहीं। बहुत यूपी के अयोध्या जनपद के एक गांव में नहर किनारे झाड़ियों में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आशंका जाहिर की जा रही है कि नहर के पानी में शव बहकर आया है। हालांकि अभी तक नरकंकाल किसका है इसकी तस्दीक नहीं हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा कि नरकंकाल किसी पुरुष का है या फिर किसी महिला का है। कल हम गाँव खेत गए थे अपने,
वहाँ से वापस आया तब हमको गांव वालों से सूचना मिली कि यहाँ पे एक नरकंकाल फंसा है। उसके बाद तुरंत यहाँ के थाना को रिपोर्ट किया गया, तो वो लोग आए और उन्होंने कलेक्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे हिंसात्मक घटनाओं को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस दास ने आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गई। जगतगुरु परमहंस दास ने प्रशासन को 4 महीने की मोहलत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं जगतगुरु परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन सरयू नदी में वो जल समाधि ले लेंगे। जगतगुरु परमहंस दास ने राष्ट्रपति से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया जाए। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि पश्चिम बंगाल के हालात बहुत खराब हैं, उसे पाकिस्तान ना बनने दे। ऐसा है कि हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहां विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहां जांच की जा रही है। जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं, तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया है और ज्ञापन अपना दिए हैं। और पश्चिम बंगाल की जो घटना है उसके परिप्रेक्ष्य में तो ज्ञापन लिया गया है मजिस्ट्रेट साहब द्वारा और उसको उचित माध्यम से जो है ज्ञापन को पहुंचाया जाएगा और शांतिपूर्वक। कोरोना की दस्तक के बाद जो खामियां सामने आई थी, अब जिला प्रशासन उसमें कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। सूबे के मुखिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जालौन डीएम को तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सजग भी किया, जिसके बाद डीएम प्रियंका निरंजन अब एक्शन मोड में है और मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के आदेश दे रही है। इसके साथ ही डीएम ने तीमारदारों द्वारा अपने मरीजों को देखने के लिए 50-50 इंच की डिजिटल स्क्रीन लगवाने की बात कही। जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.2 रह गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है या नहीं, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं, जिसमें एक प्लांट का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। जनसेट उपलब्ध होते ही चालू करा दिया जाएगा। इसके साथ ही जैसे कि पूर्व में कहा गया था कि तीमारदारों के लिए देखने के लिए एक डिजिटल स्क्रीन लगाई जाए, तो यहाँ 50-50 इंच की 2 स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जिसमें आईसीयू में जो भी पेशेंट है उनको अपना तीमारदार सीधे देख सकेंगे और उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही उनकी तीमारदारों की सुविधा के लिए यहाँ पानी की उपलब्धता और कॉफ़ी इत्यादि छोटी जो स्नैक्स है उसकी उपलब्धता कराने के लिए भी कहा गया है। मरीजों की मैम क्या स्थिति है इस टाइम जनपद में? मरीज अभी काफ़ी हमारे पास एक्टिव केसेस आज हम देखें तो मात्र 316 हैं और जो आज पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 11 हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.2% है और हमारी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम हो गया है और आज हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी डेथ नहीं हुई है। इस तरह से हम देखें तो जनपद में धीरे धीरे कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ रही है। इसके लिए हम लोगों का भी योगदान है और टीम का भी योगदान है जो सतत निगरानी कर रही है और लोगों को समय पर सारी जानकारी और होम आइसोलेशन किट्स भी उपलब्ध करा रही है। ऑक्सीजन की मैम क्या स्थिति है? ऑक्सीजन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सही वक्त पर ऑक्सीजन न मिलने के चलते अपनी मां को खो चुकी एक एनजीओ की डायरेक्टर सीता देवी ने मरीजों की निःशुल्क मदद करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो तैनात रखना शुरू किया है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिट हैं। बतौर सीता वो और उसके वॉलंटियर्स 300 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। अपनों को खो देने का गम क्या होता है, ये भला सीता देवी से बेहतर कौन समझ सकता है।
बहरहाल अब अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सीता देवी ने लोगों को बचाने का मजबूत फैसला लिया है ताकि उन्हें कुछ सुकून हासिल हो सके। फेसबुक ने कहा है कि वो भारत के नए आईटी नियमों का पालन करना चाहता है, मगर कुछ मसले हैं जिन पर सरकार के साथ और चर्चा किए जाने की जरूरत है। कंपनी ने यह भी कहा कि वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके मंच पर लोग बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात कह सकें। बता दें कि भारत सरकार ने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन के लिए नए प्रावधान किए थे। इन नए नियमों के पालन के लिए कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया गया था, जिसकी मियाद कल ही खत्म हो चुकी है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा इरादा आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करने और कुछ ऐसे मसलों पर चर्चा जारी रखने का है जिन पर सरकार के साथ और विमर्श की जरूरत है। दुनिया में सबसे पहले कोरोना टीका लगवाने वाले पुरुष बने 81 वर्षीय बुजुर्ग विलियम शेक्सपियर का निधन हो गया है। ब्रिटिश मीडिया ने मंगलवार को बताया कि शेक्सपियर की मौत किसी दूसरी बीमारी की वजह से हुई है। बिल के नाम से मशहूर शेक्सपियर की दोस्त और कोवेंट्री की पार्षद जैन इनस ने कहा है कि बिल को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि टीका लगवाना है। शेक्सपियर पिछले साल 8 दिसंबर को तब पूरे विश्व में छा गए थे जब वो वर्कशायर कोवेंट्री के यूनिवर्सिटी अस्पताल में फाइजर बायोएनटेक का कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति और पहले पुरुष बने थे। उनसे कुछ ही मिनट पहले उसी अस्पताल में 91 साल की मार्गरेट कीनन को टीका लगाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।